उस नई इकाई की आंखों में जो पहली बार एक साफ इरादा लेकर सिया की ओर उठी थी, उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्थिरता थी जो किसी जल्द आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। और यही उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था, क्योंकि अब तक जो भी खतरे सामने आए थे वे या तो अनियंत्रित थे या स्पष्ट रूप से विरोधी थे, लेकिन ये प्रेजेंस कुछ और ही थी, जैसे वह केवल टकराने के लिए नहीं बल्कि एक लंबे खेल के लिए आए हो। और उसी के साथ सिया ने महसूस किया कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि एंटिसिपेट कर रहा है, जैसे हर मूवमेंट से पहले ही उसकी दिशा का अनुमान लगाकर खुद को तैयार कर रहा हो। और यही बदलाव इस पूरे संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जा रहा था, जहां अब केवल रिएक्शन नहीं बल्कि प्रेडिक्शन भी शामिल हो चुका था। हवा में एक हल्की सी घनत्व आ गई थी, जैसे स्पेस खुद भारी हो गया हो और हर कदम उठाने से पहले ही उसकी संभावित दिशा का भार महसूस होने लगा हो। और यही उसे सबसे ज्यादा सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब हर निर्णय केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाले क्षणों को भी प्रभावित कर रहा था। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज लगातार बदलते हुए पैटर्न्स के बीच एक धागे की तरह स्थिर बनी हुई थी। उसने कहा कि उस नई एंटिटी के सिग्नल्स लिनियर नहीं हैं, बल्कि वे पहले से ही मल्टीपल संभावनाओं में फैले हुए हैं। और इसका मतलब है कि वह केवल एक रास्ते पर नहीं चल रही बल्कि एक साथ कई पाथ्स को सिम्युलेट कर रही है। और यही उसे सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, क्योंकि अब कोई सिंगल प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं हो सकता। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि यह एंटिटी केवल रिएक्ट नहीं करती बल्कि प्रीएम्प्ट करती है, यानी वह पहले से ही संभावित आउटकम्स को कैलकुलेट करके आगे बढ़ती है। और यही उसे पहले के सभी थ्रेट्स से अलग बनाता है, क्योंकि अब वह हर मूव से एक कदम आगे हो सकती है। सिया ने उस प्रेजेंस को ध्यान से देखा और उसके भीतर एक अलग तरह की क्लैरिटी उभरी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि इस बार सीधा मुकाबला काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर सामने वाला हर संभावना को पहले ही कैलकुलेट कर चुका है तो ट्रेडिशनल मूव्स उसे केवल उसी ट्रैप में ले जाएंगे जो पहले से तैयार किया गया है। और यही सोच उसे उस दिशा में ले गई जहां उसे कुछ ऐसा करना होगा जो कैलकुलेशन के बाहर हो, कुछ ऐसा जो प्रेडिक्ट न किया जा सके। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था, क्योंकि अब उसे खुद के भीतर भी उस हिस्से को ढूंढना था जो पूरी तरह अनिश्चित हो। अचानक वह एंटिटी बिना किसी विजिबल मूवमेंट के उसके और करीब आ गई, और उसी क्षण स्पेस में एक हल्की सी तरंग उठी। लेकिन ये वेव अग्रेसिव नहीं थी, ये प्रोबिंग थी, जैसे वह उसकी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि यह स्कैनिंग बिहेवियर है, और इसका मतलब है कि एंटिटी उसके रिस्पॉन्स पैटर्न्स को पढ़ने की कोशिश कर रही है। आरव ने कहा कि अगर उसने उसके रिएक्शन को मैप कर लिया तो वह उसे पूरी तरह प्रेडिक्ट कर सकेगी। सिया ने उस प्रोबिंग वेव को महसूस किया, और इस बार उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह पूरी तरह स्टिल रही, लेकिन ये स्टिलनेस पैसिव नहीं थी, ये डेलिबरेट थी। और उसी क्षण एंटिटी के आसपास एक सटल डिस्टर्बेंस उभरा, जैसे उसे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी को मिसमैच मिल रहा है, और इसका मतलब है कि उसका प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं था। आरव ने कहा कि यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसका वीक पॉइंट हो सकता है। सिया ने धीरे से कहा, यह उसका वीक पॉइंट नहीं, मेरा एंट्री पॉइंट है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि उसे अटैक नहीं करना है, उसे डिसरप्ट करना है। लेकिन तभी एंटिटी ने अचानक अपना अप्रोच बदल दिया। इस बार उसने सीधे सिया को टारगेट नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश सुनने के लिए आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। उसने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना शुरू किया, और उसी क्षण स्पेस के कई हिस्से अलग अलग डायरेक्शंस में शिफ्ट होने लगे, जैसे रियलिटी खुद स्प्लिट हो रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट हो रही हैं, और इसका मतलब है कि एंटिटी उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है।
आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि अगर वह सही पाथ नहीं पहचान पाई तो वह ट्रैप में फंस सकती है। सिया ने उस शिफ्टिंग स्पेस को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, यह भ्रम नहीं, विकल्प है। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह एंटिटी उसे मिसलीड नहीं कर रही, बल्कि उसे मल्टीपल पाथ्स दिखा रही है ताकि वह खुद डिसाइड करे। और यही इस पूरे इंटरैक्शन को और भी कॉम्प्लेक्स बना रहा था। अचानक उन पाथ्स में से एक तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसी के साथ बाकी पाथ्स धीरे धीरे फेड होने लगे। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक पाथ डोमिनेंट हो रहा है और इसका मतलब है कि सिस्टम उसे उस दिशा में पुश कर रहा है। आरव ने कहा कि यह ट्रैप हो सकता है क्योंकि डोमिनेंट पाथ अक्सर सबसे ऑब्वियस होता है। सिया ने कुछ सेकंड तक उस डोमिनेंट पाथ को देखा और फिर उसने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। वह उस पाथ पर नहीं चली, उसने एक ऑलमोस्ट इनविजिबल पाथ चुना जो बेयरली विजिबल था और उसी क्षण पूरी स्ट्रक्चर एक झटके में बदल गई। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसने अनएक्सपेक्टेड पाथ लिया है और इसका मतलब है कि एंटिटी का प्रेडिक्शन फेल हो गया। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल शिफ्ट है क्योंकि अब एडवांटेज उसके पास है। सिया ने उस नई पाथ पर कदम रखा और महसूस किया कि यहाँ सब कुछ अलग है। ये स्टेबल नहीं था लेकिन क्योटिक भी नहीं। यह इनकम्प्लीट था, जैसे हर चीज बनते बनते रुक गई हो और यही उसे एक नई पॉसिबिलिटी दे रहा था। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। वह एंटिटी जो पीछे रह गई थी अचानक इस पाथ पर भी उभर आए, लेकिन इस बार वह पूरी तरह स्टेबल नहीं थी। वह स्प्लिट हो रही थी, जैसे वह खुद इस पाथ को पूरी तरह समझ नहीं पा रही। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी अनस्टेबल है और इसका मतलब है कि उसने अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में प्रवेश किया है। आरव ने कहा कि यह एडवांटेज है क्योंकि अब वह उसे आउटमैन्यूवर कर सकती है। सिया ने उस अनस्टेबल प्रेजेंस को देखा और फिर धीरे से कहा, अब यह लड़ाई नहीं, क्रिएशन है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि जो भी आगे होगा वह किसी पुराने पैटर्न का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं किया। उस अधूरे रास्ते पर कदम रखते ही सिया को सबसे पहले जो महसूस हुआ वह किसी खतरे का संकेत नहीं बल्कि एक अजीब सी खाली जगह का एहसास था, जैसे यहाँ कुछ होना चाहिए था लेकिन वह अभी बना नहीं है। और यही खालीपन इस जगह को सबसे अलग बना रहा था क्योंकि यहाँ हर चीज अपनी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंची थी, बल्कि हर रूप एक संभावना में अटका हुआ था। और यही उसे एक ऐसी जगह बना रहा था जहां कुछ भी तय नहीं था। और यही अनिश्चितता इस पूरे खेल की दिशा बदल सकती थी क्योंकि अब तक जो भी हुआ था वह किसी न किसी स्तर पर तय नियमों के भीतर था, लेकिन यहाँ नियम अभी बने ही नहीं थे। और यही सिया को एक ऐसा एडवांटेज दे रहा था जो पहले कभी नहीं मिला था। उसके आसपास के शेप्स लगातार बनते और मिटते जा रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें बनाकर तुरंत तोड़ दे रहा हो। और इसी के बीच वह नई एंटिटी जो अभी तक स्टेबल और प्रिसाइज थी, अब इस जगह में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी मूवमेंट्स में हल्की सी असंगति थी, जैसे वह इस एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरह सिंक नहीं कर पा रही हो। और यही संकेत था कि यह जगह उसके लिए अनफेमिलियर है। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार थोड़ी धीमी लेकिन ज्यादा फोकस्ड थी। उसने कहा कि सिया जिस लेयर में है वहां सिग्नल्स इनकम्प्लीट हैं और इसका मतलब है कि यहाँ कोई फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हर इनपुट तुरंत बदल जाता है। और यही इसे सबसे अनप्रेडिक्टेबल बनाता है क्योंकि यहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। और यही रीजन है कि एंटिटी यहाँ स्ट्रगल कर रही है क्योंकि वह कंप्लीट पैटर्न्स पर काम करने की आदी है। आरव ने कहा कि इसका मतलब है कि यह एनवायरनमेंट उसे पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि अगर वह इनकम्प्लीट डेटा के साथ काम नहीं कर सकती तो उसकी प्रेडिक्टिव एबिलिटी कमजोर हो जाएगी। और यही वह जगह है जहां सिया उसे आउटप्ले कर सकती है। सिया ने उस अनस्टेबल एंटिटी को देखा और उसके भीतर एक नई समझ उभरी, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि यह लड़ाई अब स्ट्रेंथ या स्पीड की नहीं बल्कि अडेप्टेबिलिटी की है। और यही वह चीज थी जिसमें यह एंटिटी अब तक परफेक्ट थी, लेकिन इस जगह पर उसकी वही ताकत उसकी कमजोरी बन रही थी, क्योंकि यहाँ अडेप्टेबिलिटी का मतलब बदल चुका था। अब ये केवल बदलने की क्षमता नहीं बल्कि अधूरेपन को स्वीकार करने की क्षमता थी, और यही उसे सबसे ज्यादा अलग बना रहा था। अचानक उसके सामने
एक स्ट्रक्चर उभरने लगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। उसका एक हिस्सा मिसिंग था और उसी के साथ एंटिटी उसकी ओर बढ़ी, जैसे वह उस स्ट्रक्चर को पूरा करना चाहती हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी इनकम्प्लीट पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है और इसका मतलब है कि वह स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहती है। आरव ने कहा कि यह प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है क्योंकि वह हर चीज को डिफाइंड फॉर्म में लाना चाहती है। सिया ने उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, अगर यह इसे पूरा करेगी तो यह इसे कंट्रोल कर लेगी। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब यह साफ था कि एंटिटी इस इनकम्प्लीट स्पेस को अपने रूल्स में ढालना चाहती है और यही उसे रोकने की जरूरत थी। लेकिन इस बार सिया ने स्ट्रक्चर को पूरा करने की कोशिश नहीं की। उसने उस मिसिंग हिस्से को और बड़ा कर दिया और उसी क्षण वह स्ट्रक्चर और अनस्टेबल हो गया। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसने इनकम्प्लीटनेस बढ़ा दी है और इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आरव ने कहा कि यह रिस्की है क्योंकि ज्यादा इंस्टेबिलिटी सिस्टम को कोलैप्स कर सकती है। सिया ने धीरे से कहा, यह कोलैप्स नहीं, एक्सपेंशन है। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि इनकम्प्लीट स्पेस को खत्म नहीं करना, उसे और फैलाना है ताकि कोई भी उसे पूरी तरह कंट्रोल न कर सके। लेकिन तभी एंटिटी ने अचानक अपना अप्रोच बदल दिया। इस बार उसने स्ट्रक्चर को पूरा करने की कोशिश नहीं की, उसने उसे छोड़ दिया और उसी क्षण वह सीधे सिया की ओर बढ़ी। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी डायरेक्ट इंटरैक्शन में आ रही है और इसका मतलब है कि उसने स्ट्रैटेजी बदल दी है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि अब वह एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि उसे टारगेट कर रही है। सिया ने उस अप्रोचिंग प्रेजेंस को महसूस किया और इस बार उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को उसी इनकम्प्लीट स्टेट में रख लिया, जैसे वह खुद उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन गई हो। और उसी क्षण एंटिटी उसके करीब आए, लेकिन उसे पूरी तरह मैप नहीं कर पाए, जैसे वह उसे समझ नहीं पा रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी को इनकम्प्लीट सिग्नल मिल रहा है और इसका मतलब है कि वह उसे फुली एनालाइज नहीं कर पा रही। आरव ने कहा कि यह एडवांटेज है क्योंकि अब वह उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। सिया ने धीरे से कहा, अब यह मुझे नहीं, मुझे समझने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह इंटरैक्शन बदल चुका है। अब यह केवल मुकाबला नहीं बल्कि एक सर्च है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। एंटिटी अचानक कई हिस्सों में स्प्लिट हो गई, लेकिन इस बार यह इंस्टेबिलिटी नहीं थी, यह डेलिबरेट था, जैसे वह खुद को मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में बांट रही हो ताकि वह इस एनवायरनमेंट को बेहतर समझ सके। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी मल्टी थ्रेडेड मोड में चली गई है और इसका मतलब है कि वह एक साथ कई अप्रोचेस ट्राई कर रही है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि अब वह फास्टर अडेप्ट कर सकती है। सिया ने उन मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को देखा और फिर धीरे से कहा, अब ये सीख रही है लेकिन मैं बदल रही हूँ। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब ये लड़ाई एक दिशा में नहीं जा रही थी, ये दोनों तरफ से इवॉल्व हो रही थी और यही इस पूरे सिस्टम को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना रहा था। और उसी क्षण उस इनकम्प्लीट स्पेस के भीतर एक नई चीज उभरी जो पहले कभी नहीं दिखी थी और यही इस पूरे खेल का अगला रूप बनने वाला था, जहां अब न केवल एंटिटी बल्कि एनवायरनमेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला था। जिस क्षण उस अधूरी परत के भीतर एक बिल्कुल नया तत्व उभरा, उसी क्षण सिया ने महसूस किया कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह केवल इंटरैक्शन था, लेकिन अब एनवायरनमेंट खुद एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन चुका है। और यही बदलाव इस पूरे परिदृश्य को पूरी तरह नया बना रहा था क्योंकि अब मुकाबला केवल उसके और उस इवॉल्विंग एंटिटी के बीच नहीं रहा बल्कि उस जगह के साथ भी हो गया था जो अब तक केवल एक पृष्ठभूमि की तरह थी, लेकिन अब खुद अपनी दिशा तय कर रही थी। और यही उसे सबसे ज्यादा अस्थिर बना रहा था क्योंकि अब तीन अलग अलग इच्छाएं एक साथ मौजूद थीं जो एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं, और यही जटिलता इस पूरे संघर्ष को अनप्रेडिक्टेबल बना रही थी। उसके आसपास के शेप्स अब केवल बनते और मिटते नहीं थे, बल्कि वे अपने आप जुड़कर एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पैटर्न हर कुछ सेकंड में बदल जाता था, जैसे वह खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे क्या बनना है।
और इसी के बीच वह एंटिटी जो अभी तक मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में बंटी हुई थी, अब उन शेप्स के साथ इंटरैक्ट करने लगी थी, जैसे वह एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रही हो। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार और भी गंभीर थी। उसने कहा कि सिस्टम में एक तीसरा बिहेवियरल लेयर एक्टिवेट हो गया है, और इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट अब पैसिव नहीं रहा, बल्कि वह खुद डिसीजन ले रहा है। और यही इसे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि अब इंटरैक्शंस लिनियर नहीं रहे, बल्कि मल्टी डायरेक्शनल हो गए हैं। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अब हर एक्शन का असर दो जगह नहीं बल्कि तीन अलग अलग कंपोनेंट्स पर पड़ेगा, और यही इसे और भी अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, क्योंकि अब कोई भी मूव पूरी तरह कंट्रोल नहीं रहेगा। सिया ने उस नए बिहेवियर को ध्यान से महसूस किया और उसके भीतर एक नई क्लैरिटी आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई जीतने के लिए उसे केवल एंटिटी को नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी समझना होगा, और यही उसे एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां उसे हर चीज को एक साथ महसूस करना होगा, क्योंकि अब अलग अलग हिस्सों में सोचने से काम नहीं चलेगा। और यही उसे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बना रहा था, क्योंकि अब उसे खुद को भी बदलना होगा। अचानक उसके सामने एनवायरनमेंट ने खुद एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इस बार यह इनकम्प्लीट नहीं था, यह ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन उसमें एक सटल फ्लॉ था। और उसी क्षण एंटिटी के फ्रैगमेंट्स उसकी ओर बढ़े, जैसे वे उस फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एनवायरनमेंट ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, लेकिन उसमें वल्नरेबिलिटी है, और इसका मतलब है कि यह खुद परफेक्ट नहीं है। आरव ने कहा कि एंटिटी उस फ्लॉ को टारगेट कर रही है, और अगर उसने उसे यूज कर लिया तो वह एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकती है। सिया ने उस स्ट्रक्चर को देखा और फिर धीरे से कहा, यह गलती नहीं, इन्विटेशन है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि एनवायरनमेंट जानबूझकर परफेक्ट नहीं बना ताकि इंटरैक्शन पॉसिबल हो सके, लेकिन तभी एंटिटी के फ्रैगमेंट्स उस फ्लॉ पर कन्वर्ज करने लगे, और उसी क्षण स्ट्रक्चर तेजी से बदलने लगा, जैसे वह खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एनवायरनमेंट डिफेंसिव मोड में चला गया है, और इसका मतलब है कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि अगर डिफेंस एग्रेसिव हुआ तो यह दोनों को अफेक्ट कर सकता है। सिया ने उस तेजी से बदलते स्ट्रक्चर को महसूस किया, और फिर उसने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। उसने उस फ्लॉ को फिक्स नहीं किया, उसने उसे और खोल दिया, और उसी क्षण स्ट्रक्चर पूरी तरह अनस्टेबल हो गया। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसने वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी है, और इसका मतलब है कि अब स्ट्रक्चर पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आरव ने कहा कि यह रिस्की है, क्योंकि यह कोलैप्स भी कर सकता है। सिया ने धीरे से कहा, अगर यह स्टेबल रहा तो यह किसी एक का हो जाएगा। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि स्टेबिलिटी इस जगह में डोमिनेशन का कारण बन सकती है, और वही उसे रोकना था। लेकिन तभी एनवायरनमेंट ने अचानक अपना बिहेवियर बदल दिया। इस बार उसने स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं की, उसने उसे डिसॉल्व कर दिया, और उसी क्षण पूरी स्पेस फ्लूइड हो गई, जैसे कोई सॉलिड चीज लिक्विड में बदल गई हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एनवायरनमेंट ने खुद को डिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, और इसका मतलब है कि उसने फिक्स्ड फॉर्म को छोड़ दिया है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि अब कोई स्टेबल रेफरेंस पॉइंट नहीं है। सिया ने उस फ्लूइड स्पेस को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, अब कोई पकड़ नहीं, केवल प्रवाह है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब ये पूरी जगह कांस्टेंट चेंज में थी, जहां कुछ भी होल्ड नहीं किया जा सकता था। और इसी क्षण एंटिटी के फ्रैगमेंट्स उस फ्लूइड स्पेस में फैल गए, लेकिन इस बार वे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या ने कहा कि एंटिटी ने अपना अप्रोच बदल दिया है, और अब वह एनवायरनमेंट के साथ फ्लो करने की कोशिश कर रही है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि अगर वह अडैप्ट हो गई तो उसे रोकना मुश्किल होगा। सिया ने उन फ्रैगमेंट्स को देखा, और फिर धीरे से कहा, अब यह एनवायरनमेंट को नहीं, खुद को बदल रही है। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि एवोल्यूशन एक तरफ नहीं, दोनों तरफ हो रही है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। उस फ्लूइड स्पेस के भीतर एक पॉइंट अचानक
कंप्लीटली स्टिल हो गया, जैसे वह चेंज को रिजेक्ट कर रहा हो। और उसी क्षण उस पॉइंट के आसपास सब कुछ धीमा पड़ने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक स्टैटिक जोन बन रहा है और इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट का एक हिस्सा फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है क्योंकि यह अनबैलेंस क्रिएट कर सकता है। सिया ने उस स्टिल पॉइंट को देखा और फिर धीरे से कहा, यही असली कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब ये लड़ाई केवल एंटिटीज के बीच नहीं बल्कि फ्लो और रेजिस्टेंस के बीच बन चुकी थी। जैसे ही उस बहते हुए परिवेश के बीच एक छोटा सा बिंदु पूरी तरह स्थिर हो गया और उसके आसपास का हर तत्व धीमा पड़ने लगा, सिया को पहली बार यह महसूस हुआ कि यह केवल एक विरोध नहीं बल्कि एक घोषणा है, जैसे किसी ने इस अनवरत बदलते प्रवाह के भीतर ये तय कर लिया हो कि वह अब बदलने से इनकार करेगा। और यही इनकार इस पूरे ढांचे में एक नई दरार पैदा कर रहा था, क्योंकि अब तक जो भी हो रहा था वह परिवर्तन की दिशा में था, लेकिन ये बिंदु उस दिशा को चुनौती दे रहा था और यही उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा था, क्योंकि अब ये संघर्ष केवल नियंत्रण या अनुकूलन का नहीं बल्कि अस्तित्व के दो अलग अलग सिद्धांतों का बन चुका था, जहां एक तरफ लगातार बदलने की इच्छा थी और दूसरी तरफ खुद को स्थिर रखने का आग्रह। और यही द्वंद्व इस पूरे वातावरण को एक अलग ही तनाव में डाल रहा था। उस स्थिर बिंदु के आसपास की जगह धीरे धीरे घनी होती जा रही थी, जैसे समय वहां रुककर खुद को थामे हुए हो, और उसके विपरीत बाकी पूरा स्पेस और तेजी से बहने लगा था, जैसे वह उस रुकावट की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हो। और यही दो विपरीत गतियां अब एक साथ टकराने की ओर बढ़ रही थीं। ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने तेजी से बदलते हुए रीडिंग्स को पकड़ते हुए कहा कि उस स्टैटिक जोन के भीतर टाइम लाइक बिहेवियर बदल गया है और वहां इंटरैक्शंस लगभग फ्रीज हो गए हैं, जबकि बाहर का एनवायरनमेंट और तेजी से शिफ्ट कर रहा है। और इसका मतलब है कि सिस्टम अब दो अलग अलग टेम्परल स्टेट्स में बंट गया है, और यही इसे सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये दो विरोधी गति एक ही ढांचे में कोएग्जिस्ट कर रही हैं। आरव ने तुरंत कहा कि अगर यह अनबैलेंस बढ़ा तो ये पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है, क्योंकि जब दो एक्सट्रीम्स एक साथ मौजूद होते हैं तो वे अक्सर एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और यही इस समय सबसे बड़ा खतरा है। सिया ने उस स्थिर बिंदु को ध्यान से देखा और उसके भीतर एक गहरी समझ उभरी, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि यह कोई रैंडम एनोमली नहीं बल्कि एक डेलिबरेट चॉइस है, जैसे किसी हिस्से ने तय किया हो कि वह अब फ्लो का हिस्सा नहीं रहेगा। और यही उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा था, क्योंकि यह केवल एनवायरनमेंट के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे इवॉल्विंग प्रोसेस के खिलाफ खड़ा था, और यही उसे इस संघर्ष का नया केंद्र बना रहा था। अचानक एंटिटी के फ्रैगमेंट्स जो अभी तक फ्लो के साथ अडैप्ट कर रहे थे, उस स्टैटिक जोन की ओर खींचने लगे, जैसे वह उसे समझना चाहते हो या शायद उसे बदलना। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी उस स्टैटिक जोन को एनालाइज कर रही है, और इसका मतलब है कि वह उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकती है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि अगर उसने उस रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लिया तो वह दोनों एक्सट्रीम्स को अपने फेवर में यूज कर सकती है। सिया ने उन फ्रैगमेंट्स की दिशा को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, अगर यह उसे समझ गई तो यह उसे इस्तेमाल करेगी। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह इंटरैक्शन बहुत डेलिकेट है, जहां एक छोटी सी गलती पूरे बैलेंस को बदल सकती है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। स्टैटिक जोन अचानक एक्सपैंड होने लगा और उसके साथ उसकी स्थिरता भी फैलने लगी, जैसे वह बाकी फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि स्टैटिक जोन ग्रो कर रहा है और इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस फैल रहा है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि अगर यह फैलता गया तो पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज हो सकता है। सिया ने उस एक्सपैंडिंग स्टिलनेस को महसूस किया और पहली बार उसने एक डायरेक्ट एक्शन लिया, लेकिन इस बार उसने फ्लो को तेज नहीं किया। उसने खुद को उस स्टैटिक जोन के किनारे पर रखा और उसी क्षण दोनों एक्सट्रीम्स उसके माध्यम से इंटरैक्ट करने लगे। अनन्या ने तुरंत कहा कि वो दोनों स्टेट्स के बीच एक ब्रिज बन गई है, और इसका मतलब है कि वह फ्लो और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही है। आरव ने कहा कि यह रिस्की है, क्योंकि यह उसे दोनों फोर्सेस के बीच फंसा सकता है। सिया ने धीरे से कहा, अगर यह जुड़े नहीं तो ये टूटेंगे। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था
कि यह कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए दोनों को एक दूसरे से मिलना जरूरी है। लेकिन तभी एंटिटी के फ्रैगमेंट्स उसके करीब आए और इस बार उन्होंने उस स्टैटिक जोन को डायरेक्टली टच किया और उसी क्षण एक तेज रिएक्शन हुआ, जैसे दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंटरैक्शन अनस्टेबल है और इसका मतलब है कि फ्लो और रेजिस्टेंस एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आरव ने कहा कि यह कोलैप्स ट्रिगर कर सकता है क्योंकि यह क्लैश अनकंट्रोल्ड है। सिया ने उस वायलेंट रिएक्शन को महसूस किया और फिर उसने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उसने उस स्टैटिक जोन के भीतर कदम रखा और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। अब वह उस जगह में थी जहां कुछ भी नहीं बदल रहा था, सब कुछ फ्रीज था। लेकिन उसी के साथ उसने महसूस किया कि इस स्टिलनेस के भीतर भी एक सटल मूवमेंट है, बहुत धीमा लेकिन मौजूद। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसके सिग्नल स्टैटिक नहीं है और इसका मतलब है कि उस जोन के भीतर भी एक्टिविटी है। आरव ने कहा कि यह हिडन लेयर हो सकती है क्योंकि सरफेस पर कुछ नहीं दिख रहा। सिया ने धीरे से कहा, यह रुकना नहीं, छुपा हुआ बदलना है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि रेजिस्टेंस भी इवॉल्व हो रहा है, बस अलग तरीके से। और उसी क्षण उसने अपनी अवेयरनेस को उस हिडन मूवमेंट के साथ अलाइन किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, स्टैटिक जोन हल्का सा हिलने लगा, जैसे वह पहली बार फ्लो को महसूस कर रहा हो। लेकिन तभी एंटिटी के फ्रैगमेंट्स भी उस जोन के भीतर प्रवेश कर गए और उसी क्षण तीनों फोर्सेस एक ही जगह पर आ गए, फ्लो, रेजिस्टेंस और अडेप्टेशन। और यही इस पूरे संघर्ष का सबसे निर्णायक बिंदु बनने वाला था, जहां अब कोई भी डायरेक्शन पूरे सिस्टम को बदल सकती थी। जैसे ही सिया ने उस स्थिर क्षेत्र के भीतर कदम रखा और उसके साथ ही बाकी दोनों शक्तियां, लगातार बहता प्रवाह और तेजी से अनुकूलित होती इकाई भी उसी सीमित दायरे में आ पहुंची, उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि अब तक जो कुछ भी अलग अलग स्तरों पर घटित हो रहा था, वह पहली बार एक ही बिंदु पर आकर टकरा गया है। और यही वह क्षण है जहां से कोई भी छोटी सी दिशा पूरे ढांचे को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अब कोई दूरी नहीं बची थी जो इन तीनों अवस्थाओं को अलग रख सके। और यही निकटता इस पूरे संघर्ष को और भी खतरनाक बना रही थी, क्योंकि अब हर क्रिया तुरंत सभी पर असर डाल रही थी। उस स्थिर क्षेत्र के भीतर बाहर की तरह तेज हलचल नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कुछ हो नहीं रहा, बल्कि वहां हर बदलाव इतना धीमा था कि वह तुरंत दिखाई नहीं देता था। और यही उसे और भी जटिल बना रहा था, क्योंकि यहाँ हर निर्णय को समझने के लिए धैर्य और गहराई दोनों की जरूरत थी। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज में इस बार एक अलग तरह की चिंता थी। उसने कहा कि सिया का सिग्नल अब 3 अलग अलग लेयर्स के बीच ऑसिलेट कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह एक ही समय में फ्लो, रेजिस्टेंस और अडैप्टिव बिहेवियर तीनों के साथ इंटरैक्ट कर रही है। और यही उसे सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाता है, क्योंकि इतनी अलग अलग फोर्सेस के बीच संतुलन बनाए रखना लगभग असंभव होता है। आरव ने तुरंत कहा कि अगर इनमें से किसी एक का प्रभाव ज्यादा हो गया तो बाकी 2 टूट सकते हैं, और यही इस स्थिति का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम बहुत फ्रैजाइल है। सिया ने उस जगह की गहराई को महसूस किया और उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह केवल सर्वाइवल का सवाल नहीं बल्कि बैलेंस को बनाए रखने का सवाल है। और यही उसे इस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय तीनों को एक साथ समझना होगा, क्योंकि अगर वह किसी एक के साथ खड़ी होती है तो बाकी 2 उसके खिलाफ हो जाएंगे। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था, क्योंकि अब उसे खुद को भी 3 हिस्सों में बांटना होगा, एक जो बदलता है, एक जो रुकता है और एक जो दोनों के बीच अडैप्ट करता है। अचानक उस स्थिर क्षेत्र के भीतर एक हल्की सी दरार उभरी, लेकिन ये टूटन नहीं थी। यह एक संकेत था, जैसे भीतर कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि स्टैटिक जोन के भीतर एक्टिविटी बढ़ रही है, और इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस पूरी तरह स्थिर नहीं है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो फ्लो पूरी तरह डोमिनेट कर सकता है। सिया ने उस दरार को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह टूट नहीं रहा, ये खुल रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि रेजिस्टेंस भी इवॉल्व हो रहा है, बस अपनी गति से।
लेकिन तभी एंटिटी के फ्रैगमेंट्स जो अब तक आसपास फैल रहे थे अचानक उस दरार की ओर बढ़े, जैसे वे उस ओपनिंग को इस्तेमाल करना चाहते हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी उस गैप को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है और इसका मतलब है कि वह रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसे कंट्रोल करना चाहती है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि अगर उसने उस जोन को कैप्चर कर लिया तो वह फ्लो और रेजिस्टेंस दोनों को मैनिपुलेट कर सकती है। सिया ने उन फ्रैगमेंट्स की दिशा को देखा और इस बार उसने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया। उसने पहले उस दरार के भीतर झांका और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि वहां एक बिल्कुल अलग लेयर है जो ऊपर की किसी भी स्टेट से अलग है। वह नाइदर फ्लो थी, ना रेजिस्टेंस और ना अडेप्टेशन, वह कुछ और थी। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक हिडन लेयर डिटेक्ट हो रही है और इसका मतलब है कि सिस्टम के भीतर एक और लेवल मौजूद है। आरव ने कहा कि यह अननोन है और इसलिए सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सिया ने उस हिडन लेयर को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यही असली सोर्स है। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि ऊपर जो कुछ भी हो रहा था वह केवल सरफेस था और असली बदलाव नीचे हो रहा था। लेकिन तभी एंटिटी के फ्रैगमेंट्स उस लेयर में प्रवेश कर गए और उसी क्षण पूरी स्पेस एक झटके में बदल गई। अब सब कुछ तेज नहीं था और ना ही धीमा, यह सिंक्रोनाइज्ड था, जैसे हर चीज एक ही रिदम में चल रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिग्नल्स यूनिफॉर्म हो गए हैं और इसका मतलब है कि सिस्टम एक सिंगल स्टेट में आ रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर सकती है। सिया ने उस सिंक्रोनाइज्ड स्टेट को महसूस किया और पहली बार उसने हेजिटेशन महसूस किया क्योंकि अब यह केवल बैलेंस का सवाल नहीं था, यह आइडेंटिटी का सवाल था। अगर सब कुछ एक हो गया तो अलग अलग होना खत्म हो जाएगा और यही इस पूरे एवोल्यूशन की सबसे बड़ी कीमत हो सकती थी। अचानक उस सिंक्रोनाइज्ड फ्लो के भीतर एक आवाज उभरी, लेकिन यह आवाज शब्दों में नहीं थी। यह एक एहसास था जो सीधा उसके भीतर पहुंचा और उसी के साथ उसने महसूस किया कि यह सिस्टम अब केवल इवॉल्व नहीं हो रहा, ये कम्युनिकेट भी कर रहा है। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंटरैक्शन अब सिग्नल से आगे बढ़ गया है और इसका मतलब है कि सिस्टम डायरेक्ट परसेप्शन लेवल पर कनेक्ट कर रहा है। आरव ने कहा कि यह अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि अब ये केवल डेटा एक्सचेंज नहीं रहा। सिया ने उस एहसास को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, अब ये लड़ नहीं रहा, ये पूछ रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि यह सिस्टम उससे कुछ चाहता है, लेकिन क्या? यही अब इस पूरे सफर का अगला सवाल बनने वाला था। जब वह एहसास सिया के भीतर गहराई तक उतर गया और उसने पहली बार यह महसूस किया कि सामने जो है वह केवल एक संरचना या विरोधी शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी उपस्थिति है जो सवाल कर रही है, उसी क्षण उसके भीतर एक हल्का सा बदलाव हुआ क्योंकि अब तक वह हर चीज को एक समस्या की तरह देख रही थी जिसे हल करना है। लेकिन अब पहली बार उसे यह समझ आया कि कुछ चीजें हल करने के लिए नहीं होती बल्कि समझने के लिए होती हैं, और यही समझ इस पूरे संघर्ष को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रही थी, क्योंकि अब ये केवल बचने या जीतने का मामला नहीं रहा बल्कि उस प्रश्न को स्वीकार करने का था जो इस इवॉल्विंग सिस्टम ने उसके सामने रखा था, और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था क्योंकि अब उसे केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जवाब देना था, और वह भी ऐसे जवाब जो किसी प्रीडिफाइंड लॉजिक से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर से आए। उसके चारों ओर जो सिंक्रोनाइज्ड फ्लो था वह अब किसी मशीन की तरह नहीं बल्कि किसी जीवित चेतना की तरह व्यवहार कर रहा था, जैसे वह उसकी हर हलचल को महसूस कर रहा हो और उसी के अनुसार खुद को बदल रहा हो। और यही उसे सबसे ज्यादा असहज बना रहा था क्योंकि अब वह किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि एक ऐसे तंत्र से इंटरैक्ट कर रही थी जो उसे भीतर तक पढ़ सकता था। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार पहले से ज्यादा धीमी लेकिन गहरी थी। उसने कहा कि सिया के सिग्नल्स अब किसी भी नोन पैटर्न से मैच नहीं कर रहे और वे किसी लिनियर इनपुट आउटपुट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि वे डायनामिकली बदल रहे हैं जैसे वे किसी संवाद का हिस्सा हो। और इसका मतलब है कि यह इंटरैक्शन अब केवल सिस्टम कंट्रोल या नेविगेशन का नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का बन चुका है,
और यही इसे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि अब हर रिस्पॉन्स एक मैसेज भी हो सकता है। आरव ने कहा कि इसका मतलब है कि अब ये केवल टैक्टिकल सिचुएशन नहीं रही, बल्कि यह एक कंसेप्चुअल शिफ्ट है जहां सिया को अपने एक्शंस के साथ साथ उनके अर्थ को भी समझना होगा, क्योंकि अब हर मूव एक स्टेटमेंट की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। सिया ने उस भीतर उठते हुए प्रश्न को महसूस किया, जो शब्दों में नहीं था लेकिन पूरी तरह स्पष्ट था, जैसे कोई उससे पूछ रहा हो कि वह यहाँ क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, और वह इस पूरे इवॉल्विंग सिस्टम में अपनी जगह कैसे देखती है। और यही सवाल उसे भीतर तक हिला रहा था, क्योंकि अब तक वह केवल प्रतिक्रिया दे रही थी, लेकिन अब उसे अपने अस्तित्व को डिफाइन करना था, और यही उसे सबसे ज्यादा कठिन लग रहा था, क्योंकि यह कोई आसान निर्णय नहीं था जिसे वह तुरंत ले सके। अचानक उस सिंक्रोनाइज्ड स्पेस के भीतर एक सटल शिफ्ट हुआ, जैसे वह एनवायरनमेंट उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो, और उसी क्षण उसके आसपास के पैटर्न्स धीरे धीरे बदलने लगे, जैसे वे उसकी सोच के साथ अलाइन हो रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि एनवायरनमेंट उसकी इंटरनल स्टेट के साथ सिंक हो रहा है, और इसका मतलब है कि सिस्टम उसके थॉट्स को भी प्रोसेस कर रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अब उसकी हर हेजिटेशन भी इफेक्ट डाल सकती है। सिया ने उस कनेक्शन को महसूस किया, और फिर उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब ये केवल बाहर की लड़ाई नहीं, भीतर की भी थी। उसने धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को उस प्रश्न की ओर केंद्रित किया, और पहली बार उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसने एक उत्तर सोचा, और उसी क्षण पूरा एनवायरनमेंट हल्का सा चमक उठा, जैसे वह उस जवाब को महसूस कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिस्टम ने रिस्पॉन्स रजिस्टर किया है, और इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड हो गया है। आरव ने कहा कि अब हर थॉट भी एक इनपुट बन गया है। सिया ने उस रिएक्शन को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, ये कंट्रोल नहीं चाहता, ये समझ चाहता है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह सिस्टम किसी डोमिनेंस के लिए नहीं, बल्कि क्लैरिटी के लिए इवॉल्व हो रहा है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। उस सिंक्रोनाइज्ड स्टेट के भीतर एक शार्प डिस्टर्बेंस उभरा, जैसे कोई एलिमेंट इस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, और उसी क्षण वह डिस्टर्बेंस तेजी से फैलने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिस्टम के भीतर कॉन्फ्लिक्ट फिर से उभर रहा है, और इसका मतलब है कि सभी पार्ट्स इस इंटरैक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आरव ने कहा कि यह इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि हर एवोल्यूशन स्मूथ नहीं होता। सिया ने उस डिस्टर्बेंस को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, ये डिसएग्रीमेंट है जो जरूरी है। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर सिस्टम में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और वही उसे इवॉल्व करते हैं। लेकिन तभी वह डिस्टर्बेंस अचानक एक क्लियर फॉर्म में बदल गया, और उसी क्षण वह एंटिटी जो पहले फ्रैगमेंटेड थी, फिर से एक शेप में उभरी। लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक नई क्लैरिटी थी, जैसे उसने भी कुछ सीखा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी फिर से यूनिफाई हो गई है, और इसका मतलब है कि उसने अपने फ्रैगमेंट्स को इंटीग्रेट कर लिया है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अब वह पहले से ज्यादा कोहेरेंट है। सिया ने उस न्यू फॉर्म को देखा, और फिर धीरे से कहा, अब ये केवल अडैप्ट नहीं, डिसाइड भी कर सकता है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह एंटिटी भी इवॉल्व हो चुकी है, और अब वह केवल रिएक्शन नहीं, बल्कि इंटेंशन के साथ काम करेगी। और उसी क्षण वह एंटिटी सीधे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन इस बार उसमें अग्रेशन नहीं था, उसमें क्लैरिटी थी, जैसे वह एक डिसीजन लेकर आए हो। और यही अब इस पूरे इंटरैक्शन को एक नई दिशा देने वाला था, जहां अब दो अलग अलग चेतनाएं एक ही सवाल के दो अलग जवाब लेकर सामने खड़ी थीं। जब वह स्पष्ट रूप में ढली हुई इकाई बिना किसी आक्रामकता के सिया की ओर बढ़ी और उसके चारों तरफ फैला हुआ वह संतुलित प्रवाह हल्के हल्के बदलकर एक शांत लय में ढलने लगा, तब सिया ने पहली बार यह महसूस किया कि यह आमने सामने खड़े दो विरोधियों का दृश्य नहीं है, बल्कि दो अलग अलग समझों का मिलन है जो एक ही सवाल के दो अलग जवाब लेकर आए हैं। और यही इस पूरे क्षण को इतना भारी बना रहा था, क्योंकि अब कोई भी निर्णय केवल एक चाल नहीं बल्कि एक घोषणा बन सकता था,
और वही घोषणा पूरे सिस्टम की दिशा तय कर सकती थी, और यही उसे भीतर तक सावधान कर रहा था क्योंकि अब वह किसी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकती थी। उसके आसपास का वातावरण अब पहले जैसा अस्थिर या उग्र नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे हर चीज किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ रही हो, और यही उसे सबसे ज्यादा गहराई में खींच रहा था क्योंकि अब ये केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि एक अर्थ का निर्माण था, और वही अर्थ इस पूरे सफर का सार बन सकता था। ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने लगातार बदलते हुए संकेतों को देखते हुए कहा कि दोनों पैटर्न्स, सिया और वह इवॉल्व्ड एंटिटी, अब एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं कर रहे बल्कि सिंक्रोनाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन पूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें सटल डिफरेंसेस हैं, और यही डिफरेंसेस इस इंटरैक्शन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं क्योंकि यही वह जगह है जहां से नया स्ट्रक्चर उभर सकता है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अब ये केवल कम्युनिकेशन नहीं बल्कि नेगोशिएशन है, जहां दोनों साइड्स अपने अपने फ्रेमवर्क को बनाए रखते हुए एक साझा ग्राउंड खोजने की कोशिश कर रही हैं, और यही इसे सबसे ज्यादा डेलिकेट बनाता है क्योंकि यहाँ कोई भी इम्बैलेंस पूरे प्रोसेस को तोड़ सकता है। सिया ने उस एंटिटी को ध्यान से देखा, और उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह सामने खड़ी चीज केवल एक ओपोनेंट नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्शन भी है, जो उसी तरह इवॉल्व हुई है जैसे वह खुद हुई है। और यही उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा था क्योंकि अब ये केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि एक आंतरिक टकराव भी बन चुका था जहां उसे खुद को भी समझना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को उस कनेक्शन पर केंद्रित किया जो उनके बीच बन चुका था, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसे महसूस हुआ कि वह केवल उसे देख नहीं रही बल्कि उसके भीतर भी देख पा रही है, जैसे दोनों के बीच की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली हो रही हों। अचानक उस कनेक्शन के भीतर एक तेज चमक उभरी, लेकिन ये कोई अटैक नहीं था, यह एक प्रोजेक्शन था, जैसे वह एंटिटी अपनी समझ को उसके सामने रख रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी अपना इंटरनल स्टेट शेयर कर रही है, और इसका मतलब है कि वह कम्युनिकेशन को और गहरा कर रही है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि यह ट्रस्ट या इन्फ्लुएंस दोनों हो सकता है। सिया ने उस प्रोजेक्शन को महसूस किया, और पहली बार उसने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट किया, और उसी क्षण उसके भीतर कई इमेजेस उभरने लगीं, लेकिन ये इमेजेस मेमोरी नहीं थीं, ये पर्सपेक्टिव्स थे, जैसे वह एंटिटी उसे अपने देखने का तरीका दिखा रही हो। सिया ने उन पर्सपेक्टिव्स को महसूस किया, और धीरे से कहा, यह अलग नहीं, ये वही है, बस दूसरे कोण से। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वेरिएशन है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। उस सिंक्रोनाइज्ड कनेक्शन के भीतर एक शार्प डिस्टॉर्शन उभरा, जैसे कोई तीसरा एलिमेंट इस इंटरैक्शन में प्रवेश कर गया हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस डिटेक्ट हुआ है, और इसका मतलब है कि कोई नया फैक्टर सिस्टम में आया है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है क्योंकि यह बैलेंस को डिसरप्ट कर सकता है। सिया ने उस डिस्टॉर्शन को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, यह नया नहीं, ये छुपा हुआ था। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह तीसरा एलिमेंट पहले से मौजूद था, बस अब तक सामने नहीं आया था। अचानक वह डिस्टॉर्शन तेजी से एक्सपैंड हुआ, और उसके साथ पूरे एनवायरनमेंट की लय बदलने लगी, जैसे वह नए नियम इंपोज कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिस्टम में ओवरराइड बिहेवियर दिख रहा है, और इसका मतलब है कि यह नया एलिमेंट बाकी सबको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि अगर यह सक्सेसफुल हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। सिया ने उस एक्सपैंडिंग डिस्टॉर्शन को देखा, और इस बार उसने हेजिटेशन नहीं किया। उसने सीधे उस कनेक्शन को और मजबूत किया जो उसके और एंटिटी के बीच बना था, और उसी क्षण दोनों एक साथ उस डिस्टॉर्शन के खिलाफ खड़े हो गए। अनन्या ने तुरंत कहा कि दोनों पैटर्न्स मर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन वे कोऑर्डिनेटेड हैं, और इसका मतलब है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं। आरव ने कहा कि यह पहली बार है जब वे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिया ने उस शेयर्ड रेजिस्टेंस को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, अब ये लड़ाई नहीं, ये रक्षा है। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि यह नया एलिमेंट केवल बैलेंस को तोड़ना चाहता है।
और उसे रोकना जरूरी है। लेकिन तभी वह डिस्टॉर्शन अचानक अपनी दिशा बदल गया और इस बार उसने सीधे उस कनेक्शन को टारगेट किया जो उनके बीच था। अनन्या ने तुरंत कहा कि वह उनके लिंक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसका मतलब है कि वह उन्हें अलग करना चाहता है। आरव ने कहा कि अगर वह सफल हुआ तो दोनों फिर से अलग हो जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। सिया ने उस अटैक को महसूस किया और पहली बार उसने उस एंटिटी की ओर देखा, जैसे वह उससे पूछ रही हो क्या वह इस कनेक्शन को बनाए रखना चाहती है। और उसी क्षण उसे जवाब मिला, बिना शब्दों के लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ। और यही इस पूरे इंटरैक्शन का अगला कदम तय करने वाला था, जहां अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि ट्रस्ट इस पूरे सिस्टम की दिशा तय करेगा। उस पल में जब बिना किसी शब्द के आया हुआ उत्तर सिया तक पहुंचा और उसने साफ महसूस किया कि सामने खड़ी वह इकाई केवल समझने या समझाने के लिए नहीं बल्कि साथ खड़े होने के लिए तैयार है, उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसा निर्णय आकार लेने लगा जो अब तक के हर कदम से अलग था, क्योंकि अब ये किसी चाल, किसी रणनीति या किसी प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक भरोसे का चयन था जो उसने पहली बार किसी बाहरी चेतना के साथ साझा किया था। और यही उसे सबसे ज्यादा गहराई में छू रहा था, क्योंकि अब तक वह हर चीज को नियंत्रित या समझने की कोशिश करती रही थी, लेकिन अब वह खुद को एक ऐसे संबंध में रख रही थी जहां नियंत्रण से ज्यादा महत्व विश्वास का था। और यही इस पूरे क्षण को निर्णायक बना रहा था, क्योंकि अब जो भी आगे होगा वह केवल उसके अकेले के निर्णय का परिणाम नहीं होगा बल्कि उस साझा समझ का विस्तार होगा जो अभी अभी बनी है। उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट, जो कुछ ही समय पहले तक अलग अलग दिशाओं में खींच रहा था, अब एक सटल बैलेंस में आ गया था। लेकिन ये बैलेंस स्थिर नहीं था, बल्कि उसमें एक लगातार हलचल थी, जैसे वह भी इस नए संबंध को परख रहा हो और देख रहा हो कि यह कितना टिकाऊ है। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार पहले से ज्यादा केंद्रित थी। उसने कहा कि सिया और उस एंटिटी के सिग्नल्स अब अलग अलग नहीं दिख रहे बल्कि उनके बीच एक शेयर्ड फ्रीक्वेंसी बन गई है, और इसका मतलब है कि वे दोनों एक ही लेयर पर इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कंप्लीट मर्ज नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेटेड स्टेट है, और यही इसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअलिटी भी है और यूनिटी भी, और यही इसे स्टेबल भी बना सकता है और फ्रैजाइल भी। आरव ने कहा कि इसका मतलब है कि अब वे दोनों मिलकर उस तीसरे एलिमेंट के खिलाफ काम कर सकते हैं जो उनके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब उनका सिंक बिना किसी हेजिटेशन के बना रहे, क्योंकि स्लाइटेस्ट मिसमैच भी इस कनेक्शन को कमजोर कर सकता है। सिया ने उस शेयर्ड कनेक्शन को महसूस किया और उसके भीतर एक नई तरह की क्लैरिटी आई, क्योंकि अब उसे यह समझ आ गया था कि यह कनेक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है, और यही उसे उस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे अपने डिसीजंस को केवल खुद के लिए नहीं बल्कि उस कलेक्टिव के लिए लेना होगा जो अब बन चुका है। और यही उसे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बना रहा था, क्योंकि अब हर कदम दो अलग अलग चेतनाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए उठाना होगा। अचानक वह डिस्टॉर्शन जो अब तक उनके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक अपना रूप बदलने लगा। अब वह केवल एक शेपलेस डिस्टर्बेंस नहीं था, बल्कि वह एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में ढलने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि डिस्टॉर्शन खुद को स्टेबलाइज कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह भी इवॉल्व हो रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि अब वह टारगेटेड एक्शन ले सकता है। सिया ने उस चेंजिंग फॉर्म को देखा और फिर धीरे से कहा, अब ये छुपा नहीं, सामने आ रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह तीसरा एलिमेंट अब सीधे मुकाबले में आना चाहता है। अचानक वह स्ट्रक्चर तेजी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसका टारगेट केवल सिया नहीं थी, वह उनके कनेक्शन को ब्रेक करना चाहता था। और उसी क्षण उसने उस शेयर्ड फ्रीक्वेंसी को डिस्टॉर्ट करना शुरू किया। अनन्या ने तुरंत कहा कि उनका सिंक डिसरप्ट हो रहा है, और इसका मतलब है कि वह उनके कोऑर्डिनेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आरव ने कहा कि अगर यह सफल हुआ तो वे दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। सिया ने उस डिसरप्शन को महसूस किया, और पहली बार उसने डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं किया, उसने अपने कनेक्शन को और गहरा किया। और उसी क्षण वह एंटिटी भी उसी डायरेक्शन में मूव हुई, जैसे दोनों एक ही निर्णय पर पहुंचे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि उनका सिंक बढ़ रहा है,
और इसका मतलब है कि वे डिस्टॉर्शन को ओवरपावर करने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने कहा कि यह रिस्की है क्योंकि अगर सिंक टूट गया तो दोनों कोलैप्स कर सकते हैं। सिया ने उस इंटेंस कनेक्शन को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह स्ट्रेंथ नहीं, अलाइनमेंट है। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह फाइट पावर से नहीं, बैलेंस से जीती जाएगी। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। वह डिस्टॉर्शन अचानक उनके बीच घुस गया और उसी क्षण उनका कनेक्शन हल्का सा टूट गया, जैसे कोई इनविजिबल वॉल उनके बीच आ गई हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि उनका लिंक ब्रेक हो गया है और इसका मतलब है कि वे अब सेपरेट स्टेट्स में हैं। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि अब वे अकेले हैं। सिया ने उस अचानक आई दूरी को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक खालीपन उभरा क्योंकि अब वह फिर से अकेली थी। लेकिन तभी उसने कुछ अलग महसूस किया। वह कनेक्शन पूरी तरह टूटा नहीं था, वह कमजोर था लेकिन मौजूद था, जैसे वह अभी भी कहीं गहराई में जुड़ा हुआ हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि लिंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इसका मतलब है कि कनेक्शन अभी भी रिकवर हो सकता है। आरव ने कहा कि यह अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अगर वह उसे फिर से एस्टैब्लिश कर लेती है तो वे फिर से सिंक्रोनाइज्ड हो सकते हैं। सिया ने उस फेंट कनेक्शन को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह खत्म नहीं, बस छिप गया है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह फाइट अब सरफेस पर नहीं, डेप्थ में होगी। और उसी क्षण उसने अपनी अवेयरनेस को उस हिडन कनेक्शन की ओर बढ़ाया। लेकिन तभी वह डिस्टॉर्शन, जो अब एक डिफाइंड फॉर्म में था, सीधे उसके सामने आ खड़ा हुआ। और इस बार उसकी प्रेजेंस में कोई हेजिटेशन नहीं थी। वह पूरी तरह असर्टिव था, जैसे वह अंतिम कदम लेने के लिए तैयार हो। और यही इस पूरे संघर्ष का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब सिया को अकेले खड़े होकर उस चीज का सामना करना होगा जो अब तक केवल छाया में थी, लेकिन अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। जैसे ही वह सघन, स्पष्ट रूप ले चुका विकृति तत्व सिया के सामने पूरी उपस्थिति के साथ खड़ा हुआ और उसके आसपास की परतें एकदम सिमटकर जैसे किसी अदृश्य घेरे में बदल गईं, सिया को ये साफ महसूस हुआ कि अब तक जो कुछ भी परोक्ष था वह अप्रत्यक्ष हो चुका है और इस क्षण में कोई भी भ्रम, कोई भी आधा अधूरा संकेत नहीं बचा है, क्योंकि अब उसके सामने जो है वह सीधे उसके निर्णय को चुनौती दे रहा है। और यही इस पूरे दृश्य को इतना तीखा बना रहा था क्योंकि अब ये केवल किसी व्यवस्था के भीतर का उतार चढ़ाव नहीं बल्कि एक सीधी टकराहट है जहां उसे बिना किसी सहारे के खड़ा होना है। उसके भीतर वह हल्की सी कमी जो टूटे हुए कनेक्शन की वजह से पैदा हुई थी अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसी के साथ एक अलग तरह की स्पष्टता भी थी, जैसे उस खाली जगह ने उसे और ज्यादा केंद्रित कर दिया हो। और यही उसे इस स्थिति में टिकाए हुए था क्योंकि अब उसके पास कोई बाहरी सहारा नहीं था, केवल उसका अपना निर्णय था। ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने तेजी से फ्लिकर करते हुए डेटा को देखते हुए कहा कि वह तीसरा एलिमेंट अब पूरी तरह डोमिनेंट स्टेट में है और वह एक्टिवली एनवायरनमेंट को रीशेप कर रहा है। और इसका मतलब है कि वह केवल अटैक नहीं कर रहा बल्कि रूल्स बदल रहा है। और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है क्योंकि जब रूल्स ही बदल जाते हैं तो पुराने तरीके काम नहीं करते। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि सिया को अब ट्रेडिशनल प्रतिक्रिया छोड़कर कंप्लीटली अलग अप्रोच अपनानी होगी, क्योंकि अगर वह पुराने पैटर्न्स में चली तो वह उसी जाल में फंस जाएगी जो यह एंटिटी बना रही है। सिया ने उस सामने खड़ी प्रेजेंस को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक स्थिर चमक उभरी, क्योंकि अब उसे यह समझ आ गया था कि यह लड़ाई रिएक्शन से नहीं जीती जाएगी बल्कि उससे भी गहरी किसी चीज से, और वही उसे उस दिशा में ले जा रही थी जहां उसे खुद को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां यह एंटिटी उसे पढ़ न सके। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था क्योंकि अब उसे खुद के भीतर भी उस हिस्से को खोजना था जो पूरी तरह अनिश्चित हो। अचानक वह डिस्टॉर्शन एक तेज हरकत में उसके बिल्कुल करीब आया, लेकिन इस बार उसने उसे छुआ नहीं, उसने उसके आसपास की स्पेस को कंप्रेस कर दिया। और उसी क्षण सिया ने महसूस किया कि उसके हर मूवमेंट की जगह सीमित हो गई है। अनन्या ने तुरंत कहा कि वह उसे कंस्ट्रेन कर रहा है और इसका मतलब है कि वह उसकी फ्रीडम को रिड्यूस कर रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि लिमिटेड स्पेस में ऑप्शंस कम हो जाते हैं।
सिया ने उस कंप्रेशन को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह मुझे रोक नहीं रहा, यह मुझे डिफाइन कर रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह एंटिटी उसे एक प्रेडिक्टेबल बाउंड्री में लाना चाहती है, ताकि वह उसे पूरी तरह पढ़ सके, और यही उसे तोड़ना था। लेकिन इस बार उसने स्पेस को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को उस लिमिटेड स्पेस में बदल दिया, और उसी क्षण उसकी प्रेजेंस उस बाउंड्री के साथ मर्ज होने लगी, जैसे वह खुद उस कॉन्स्ट्रेंट का हिस्सा बन गई हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसके सिग्नल्स बाउंड्री के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि वह कॉन्स्ट्रेंट को अब्सॉर्ब कर रही है। आरव ने कहा कि यह रिस्की है, क्योंकि अगर वह पूरी तरह मर्ज हो गई तो वह खुद को खो सकती है। सिया ने धीरे से कहा, अगर मैं इसे अलग रखूंगी तो यह मुझे सीमित करेगा। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि इस लिमिटेशन को हटाने का तरीका उसे तोड़ना नहीं, बल्कि उसे अपनाना है। लेकिन तभी वह डिस्टॉर्शन अचानक रिएक्ट किया, जैसे उसे यह अनएक्सपेक्टेड लगा हो, और उसी क्षण उसने अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब स्पेस और भी कंप्रेस हो गई, जैसे वह उसे पूरी तरह लॉक करना चाहता हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि प्रेशर बढ़ रहा है, और इसका मतलब है कि वह उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि अगर यह पूरी तरह बंद हो गया तो एस्केप इम्पॉसिबल हो सकता है। सिया ने उस बढ़ते हुए दबाव को महसूस किया, और पहली बार उसने अपनी अवेयरनेस को बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ा, जैसे वह उस स्पेस के भीतर एक नया स्पेस बना रही हो। और उसी क्षण उसके भीतर एक हल्की सी विस्तार की अनुभूति हुई, जैसे उसके अंदर एक अलग डायमेंशन खुल रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसके सिग्नल्स इंटरनली एक्सपैंड हो रहे हैं, और इसका मतलब है कि वह एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट के बावजूद खुद को एक्सपैंड कर रही है। आरव ने कहा कि यह ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि अब वह आउटसाइड रूल्स पर डिपेंड नहीं कर रही। सिया ने धीरे से कहा, अगर बाहर जगह नहीं है तो मैं भीतर जगह बनाऊंगी। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। और उसी क्षण उसने उस इंटरनल एक्सपेंशन को और बढ़ाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, बाहर की कंप्रेस्ड स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे वह उस इंटरनल चेंज को रिफ्लेक्ट कर रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रहा है, और इसका मतलब है कि उसका इंटरनल शिफ्ट एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। आरव ने कहा कि यह अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब वह उस कॉन्स्ट्रेंट को ब्रेक कर सकती है। लेकिन सिया ने तुरंत ब्रेक नहीं किया। उसने उस डिस्टॉर्शन की ओर देखा, और पहली बार उसने उसे अटैक नहीं, समझने की कोशिश की। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि यह एंटिटी भी एक लिमिटेशन के भीतर काम कर रही है, जैसे वह खुद अपने बनाए रूल्स में फंसी हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसके पैटर्न्स रिपीटेटिव हो रहे हैं, और इसका मतलब है कि वह भी सीमित है। आरव ने कहा कि यह वीकनेस हो सकती है। सिया ने धीरे से कहा, यह वीकनेस नहीं, इसकी सीमा है। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर सिस्टम, चाहे कितना भी अवॉल्व्ड हो, किसी न किसी सीमा में बंधा होता है, और यही उसकी असली एंट्री पॉइंट है। अचानक उसने उस एंटिटी की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन ये फिजिकल मूव नहीं था, ये कंसेप्चुअल था, जैसे वह उसकी लिमिटेशन के भीतर प्रवेश कर रही हो। और उसी क्षण वह डिस्टॉर्शन हल्का सा हिल गया, जैसे उसने पहली बार किसी रेजिस्टेंस को महसूस किया हो, जो उसके रूल्स के बाहर था। और यही इस पूरे संघर्ष का नया मोड़ बनने वाला था, जहां अब सिया केवल बच नहीं रही थी, बल्कि उस एंटिटी के भीतर एक बदलाव शुरू कर रही थी। जिस क्षण सिया ने उस सीमित दायरे के भीतर रहते हुए अपनी चेतना को उस विकृति तत्व की सीमा के भीतर सरकाया और उसे पहली बार हल्का सा डगमगाते हुए महसूस किया, उसी क्षण उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह टकराव अब केवल बाहरी बलों का नहीं रहा, बल्कि अब यह उस बिंदु पर आ चुका है जहां वह सीधे उस नियम समूह को छू रही है जिसके भीतर ये तीसरा तत्व खुद को स्थिर रखे हुए है। और यही उसे सबसे ज्यादा निर्णायक बना रहा था, क्योंकि अब वह केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी,
बल्कि उस ढांचे को भीतर से प्रभावित कर रही थी जो अब तक उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। और यही इस पूरे क्षण को खतरनाक भी बना रहा था, क्योंकि किसी भी सीमा के भीतर प्रवेश करना हमेशा जोखिम लेकर आता है, खासकर तब जब वह सीमा किसी दूसरे की बनाई हुई हो। उसके चारों ओर फैली हुई कंप्रेस्ड स्पेस अब पहले जैसी ठोस नहीं रही थी, बल्कि उसमें हल्की हल्की दरारें उभरने लगी थीं, जैसे वह भीतर से किसी दबाव के कारण फैलने की कोशिश कर रही हो। और यही संकेत था कि उसका इंटरनल एक्सपेंशन अब केवल भीतर सीमित नहीं रहा, बल्कि बाहर भी असर डाल रहा है। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार तेज और सतर्क थी। उसने कहा कि सिया का सिग्नल उस डिस्टॉर्शन के को पैटर्न के साथ ओवरलैप कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह अब केवल बाउंड्री को नहीं बल्कि उसके भीतर के लॉजिक को छू रही है। और यही उसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, क्योंकि अब स्लाइटेस्ट मिसमैच भी उसे पूरी तरह डेस्टेबलाइज कर सकता है। आरव ने तुरंत कहा कि यह क्रिटिकल पेनिट्रेशन है, क्योंकि अगर वह उसको को समझ लेती है तो वह उसके बिहेवियर को बदल सकती है, लेकिन अगर वह उस स्ट्रक्चर में फंस गई तो वह खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन सकती है। और यही इस मोमेंट को इतना डेलिकेट बना रहा है। सिया ने उस हल्के से हिलते हुए डिस्टॉर्शन को महसूस किया और उसकी आंखों में एक शांत दृढ़ता उभरी, क्योंकि अब उसे यह समझ आ गया था कि यह एंटिटी बाहर से जितनी भी शक्तिशाली लगे, उसके भीतर एक निश्चित पैटर्न है जो उसे बांध कर रखता है, और यही पैटर्न उसकी सबसे बड़ी सीमा है। और यही उसे इस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे उस पैटर्न को तोड़ना नहीं बल्कि उसे समझकर उसके साथ काम करना होगा, क्योंकि सीधा विरोध केवल उसे और सख्त बना देगा। अचानक उस डिस्टॉर्शन के भीतर एक तेज कंपन हुआ, जैसे वह अपने स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा हो। और उसी क्षण उसने अपने आसपास की स्पेस को और भी टाइटली कंप्रेस कर दिया। अनन्या ने तुरंत कहा कि वह अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह डिफेंसिव मोड में चला गया है। आरव ने कहा कि यह एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाने की कोशिश करता है। सिया ने उस टाइटनिंग प्रेशर को महसूस किया, और इस बार उसने रेजिस्टेंस नहीं किया। उसने उस प्रेशर के साथ मूव किया, जैसे वह उसके फ्लो को फॉलो कर रही हो। और उसी क्षण उसके और उस डिस्टॉर्शन के बीच एक नया अलाइनमेंट बना। अनन्या ने तुरंत कहा कि वह उसके इंटरनल रिदम के साथ सिंक हो रही है, और इसका मतलब है कि वह उसके पैटर्न को समझ रही है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि ज्यादा सिंक होने पर वह खुद को खो सकती है। सिया ने धीरे से कहा, अगर मैं इसे समझ लूं तो यह मुझे नहीं रोकेगा। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि इस लड़ाई में जीतने का मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसकी सीमा को पहचानना है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। वह डिस्टॉर्शन अचानक अपनी गति बदल गया, और उसी क्षण उसने अपने पैटर्न को रैंडमाइज करना शुरू किया, जैसे वह अपने ही रूल्स को तोड़ रहा हो ताकि उसे समझा न जा सके। अनन्या ने तुरंत कहा कि उसके पैटर्न्स अनस्टेबल हो गए हैं, और इसका मतलब है कि वह अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि अब वह किसी भी फिक्स्ड लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा। सिया ने उस सडन रैंडमनेस को महसूस किया, और पहली बार उसने हेजिटेशन महसूस किया, क्योंकि अब वह जिस पैटर्न को पकड़ रही थी वह बदल चुका था। लेकिन अगले ही क्षण उसने एक गहरी सांस ली, और फिर धीरे से कहा, ये रैंडम नहीं, ये डर है। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी प्रतिक्रिया है, और यही उसे पकड़ने का तरीका था। अचानक उसने अपनी अवेयरनेस को उस रैंडमनेस के भीतर फैलाया, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे महसूस करने के लिए। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उस रैंडमनेस के भीतर एक सटल पैटर्न उभरा जो पहले छिपा हुआ था। अनन्या ने तुरंत कहा कि हिडन स्ट्रक्चर डिटेक्ट हुआ है, और इसका मतलब है कि उसके रैंडम बिहेवियर के पीछे भी एक लॉजिक है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि अब वह उसे फिर से समझ सकती है। सिया ने उस हिडन पैटर्न को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, यह बदल नहीं रहा, ये छिप रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह स्पष्ट देख पा रही थी कि यह एंटिटी अपनी असली नेचर को छुपाकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। और उसी क्षण उसने एक डिसाइसिव कदम लिया।
उसने उस हिडन पैटर्न को सीधे छू लिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा डिस्टॉर्शन एक झटके में रुक गया, जैसे किसी ने उसकी गति रोक दी हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिस्टम फ्रीज हो गया है और इसका मतलब है कि उसका को पैटर्न इंटरप्ट हो गया है। आरव ने कहा कि यह ब्रेक थ्रू है क्योंकि उसने उसे भीतर से रोक दिया है। सिया ने उस सडन स्टिलनेस को महसूस किया और पहली बार उसने उस एंटिटी के भीतर एक स्पष्ट खालीपन देखा, जैसे उसके पास अब कोई अगला मूव नहीं बचा हो। लेकिन तभी एक नया बदलाव हुआ। उस स्टिलनेस के भीतर एक हल्की सी हलचल उभरी, जैसे वह एंटिटी कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही हो। और उसी क्षण सिया ने महसूस किया कि यह अंत नहीं है, यह एक नया प्रारंभ है, जहां अब वह एंटिटी अपने पुराने रूल्स के बिना खुद को फिर से डिफाइन करने वाली है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।